नमस्ते। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि देश की इकोनॉमी एक नाव की तरह है और एक बहुत बड़ा वैश्विक तूफान आ रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत इस तूफान का सामना करने के लिए कैसे दो अलग-अलग तरह के लंगर डाल रहा है। एक लंगर जो उसे तुरंत डूबने से बचाता है और दूसरा जो भविष्य के लिए एक नया और मजबूत बंदरगाह बना रहा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस झटके को समझेंगे जिसका सामना भारत को करना पड़ा। फिर हम रुपए को एक ग्लोबल प्लेयर बनाने के बड़े सपने को देखेंगे। इसके बाद हम एक फॉरेन काम करने वाले फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की जांच करेंगे। फिर जरा बड़ी पिक्चर देखेंगे और समझेंगे कि ये डॉलर रिवर्स क्या है। और आखिर में इन दोनों रास्तों की तुलना करेंगे ताकि ये समझ सकें कि भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है। तो हमारी कहानी एक काल्पनिक लेकिन काफी हद तक असलियत के करीब सिचुएशन से शुरू होती है। मान लीजिए साल 2026 की शुरुआत है और भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। विदेशी निवेशक अचानक घबरा गए हैं और वो बहुत तेजी से अपना पैसा देश से बाहर निकाल रहे हैं। कभी सोचा है जब दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अचानक से डल जाते हैं और भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालने लगते हैं तो असल में होता क्या है? और ये कोई बस कहने की बात नहीं है। आंकड़े देखिए, सिर्फ 3 महीनों में यानी जनवरी से मार्च 2026 के बीच फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। और जरा मार्च का महीना देखिए, 1,17,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये तो एक रिकॉर्ड था। इसे ऐसे समझिए जैसे इकोनॉमी की नसों से सारा खून बाहर खींचा जा रहा हो। जब इतना सारा डॉलर अचानक से देश छोड़कर चला जाता है तो ये एक आर्थिक भूकंप लाने जैसा होता है। शेयर बाजार गिरने लगता है, रुपए की कीमत कम हो जाती है, जिसका सीधा मतलब है कि बाहर से आने वाला सामान जैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगा हो जाता है और चारों तरफ एक डर का माहौल बन जाता है। तो सवाल ये है कि निवेशक अचानक इतने डर क्यों गए? इसके कई कारण थे। एक तरफ तो वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही थी जिससे तेल की कीमतें $100 के पार चली गईं। दूसरी तरफ अमेरिका अपने बॉन्ड्स पर बेहतर रिटर्न दे रहा था। तो इन्वेस्टर्स ने सोचा, भाई भारत जैसे रिस्की मार्केट में पैसा क्यों रखें जब अमेरिका में सेफ और अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और बस उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। अब इस झटके के जवाब में भारत की जो पहली स्ट्रैटेजी है वो एक लंबा खेल है और वो है भारतीय रुपए को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाना। ये एक बहुत बड़ा प्लान है जो एक नई ग्लोबल सिस्टम बनाने पर फोकस करता है। तो इस रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन का आखिर मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि रुपया सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के बीच भी लेन देन और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो। मतलब कि डॉलर पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जाए। ये पूरा प्रोसेस 3 सीढ़ियों जैसा है। पहली सीढ़ी पर देश आपस में सामान खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सीढ़ी पर विदेशी लोग भारत में रुपए में प्रॉपर्टी जैसे घर या स्टॉक खरीदते हैं। और सबसे ऊपरी यानी तीसरी सीढ़ी पर दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक अपनी तिजोरी में डॉलर और यूरो के साथ साथ रुपये को भी एक सेफ एसेट के तौर पर रखने लगते हैं। लेकिन देखिए, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। रूस के साथ रुपए में ट्रेड करने की जो कोशिश हुई उसने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी जिसे रुपी ट्रैप कहा गया। हुआ ये कि भारत ने तो रूस से तेल खरीद लिया रुपए में, लेकिन रूस को भारत से ऐसा कुछ खास खरीदना ही नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ? रूस के बैंकों में लगभग $40 बिलियन के बराबर रुपए जमा हो गए और वो इस पैसे का कहीं और इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। ये पैसा एक तरह से भारत में ही फंस कर रह गया। चलिए अब भारत की दूसरी स्ट्रैटेजी पर आते हैं, जो कि एक फौरन काम करने वाला सॉल्यूशन है। ये कोई नया सिस्टम बनाने के बजाय जो मौजूदा सिस्टम है उसी को और मजबूत करने पर फोकस करता है। जून 2024 में एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग कदम उठाया गया। जेपी मॉर्गन, जो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों में से एक है, उसने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अपने खास क्लब में शामिल कर लिया जिसका नाम है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी लोकल क्रिकेट टीम को सीधे आईपीएल में खेलने का मौका मिल जाए। और इसका नतीजा? अंदाजा यह है कि सिर्फ इस एक कदम से भारत में 20 से $40 बिलियन का विदेशी निवेश आएगा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये भारत के सालाना हेल्थ बजट से भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा स्टेबल और लंबे समय के लिए आएगा। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये जो पैसा आ रहा है ये उस पैसे से बहुत अलग है जो शेयर बाजार से भाग रहा था। शेयर बाजार का पैसा हॉट मनी कहलाता है, बिल्कुल एक टूरिस्ट की तरह जो मौसम खराब होते ही भाग जाता है।
लेकिन ये नया बॉन्ड मार्केट वाला पैसा स्टेबल मनी है। ये उस इंसान की तरह है जो शहर में घर बनाता है और लंबे समय तक वहीं रहने का प्लान करता है। ये छोटी मोटी परेशानियों से घबराता नहीं है। तो इसका फायदा क्या हुआ, वो भी तुरंत? इसने कई काम किए। इसने शेयर बाजार से निकलने वाले पैसे के खिलाफ एक ढाल की तरह काम किया। इसने रुपए को और ज्यादा गिरने से सहारा दिया। और क्योंकि अब विदेशी निवेशक भारत को उधार देने के लिए ज्यादा तैयार थे, तो सरकार के लिए भी कम ब्याज पर पैसा उधार लेना आसान हो गया। अब भारत की ये जो दोनों स्ट्रैटेजीज हैं, ये एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा हैं जिसे डॉलर रिवर्स कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये डॉलर रिवर्स या डी डॉलराइजेशन क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब दुनिया के देश अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर नहीं रखना चाहते। सोचिए, अगर किसी की कमाई का सिर्फ एक ही जरिया हो तो वो हमेशा एक रिस्क में रहता है, राइट? तो देश भी अब अपनी इकोनॉमी को अमेरिकी पॉलिसीज के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए कमाई के अलग अलग जरिए यानी अलग अलग करेंसीज ढूंढ रहे हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। ये स्लाइड इसे साफ साफ दिखाती है। आज भी डॉलर ही किंग है, लेकिन दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व में इसकी हिस्सेदारी गिरकर लगभग 58% पर आ गई है, जो पिछले कई दशकों में सबसे कम है। इसका मतलब है कि दुनिया धीरे धीरे पर लगातार दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़ रही है। हाँ, लेकिन भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। ये कोई डॉलर के खिलाफ जंग नहीं है। पॉलिसी प्रो रुपया है, मतलब अपने रिस्क को कम करने और अपनी करेंसी को मजबूत करने की एक स्ट्रैटेजी है, ना कि एंटी डॉलर। तो आखिर में हमारे पास स्थिरता के ये दो रास्ते हैं। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं। ये टेबल इन दोनों स्ट्रैटेजीज का सार है। एक तरफ है रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन। ये एक बहुत लंबा, दशकों तक चलने वाला प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है स्ट्रैटेजिक आज़ादी हासिल करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बिल्कुल नई मजबूत कार बनाना। और दूसरी तरफ है बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना। ये एक फौरन मिलने वाला सोल्यूशन है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपनी मौजूदा कार में ही एक लेटेस्ट एयरबैग लगवा लेना। तो संक्षेप में कहें तो भारत दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ वो अपने एक नया आज़ाद आर्थिक भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वो आज की इस अनिश्चित दुनिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक प्रैक्टिकल कदम उठा रहा है। एक सपना है तो दूसरा बीमा, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये दोहरी फाइनेंशियल शील्ड्स भारत के लिए एक परमानेंट आर्थिक किला बना रही हैं, या फिर ये इस ग्लोबल तूफान में बस एक कुछ देर का सुरक्षित ठिकाना है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।